नमस्कार सभी लोगों को। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। कुछ बहुत ही ज़रूरी मुद्दे और ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर एक लंबे समय से पक्ष जानने का प्रयास किया जा रहा था लोगों के द्वारा, और साथ ही साथ ये चीज़ जानने का कि आखिर भविष्य किस तरह से कैसे आगे हमें लेके चलना है और क्या चीज़ें होने वाली हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के आपके साथ यहाँ पर मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगभग सभी मुद्दों को एक एक कर स्पष्ट करने का मेरा प्रयास रहेगा, जिससे कि पूरी तरह से सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो सकें। आज सरकार के मॉडिफिकेशन की पीडीएफ लगभग वायरल हो चुकी है, सभी के पास पहुंच चुकी होगी कि मॉडिफिकेशन में सरकार ने किन किन तथ्यों को रखा है। उन तथ्यों को थोड़ा स्पष्ट करते हुए बाकी सरकार की तैयारी और सरकार के साथ साथ हमारी क्या तैयारी है अपने पक्ष को रखने की, क्योंकि सरकार की तैयारी बेसिक तौर पर वही तैयारी है जो अभी तक लोगों से अलग अलग तरह से सुनने में आती है या फिर उन अधिवक्ताओं के माध्यम से पता चलता है जो सरकार का पक्ष अपना रख रहे हैं। तो वही एक बेसिक तैयारी है सरकार की, वो क्या है, कहाँ तक अभी सरकार पहुँच रही है उस चीज़ को लेकर के। बाकी बाकी आंसर की को लेकर के एक परिस्थिति बनी थी, वो किस तरह से अब हम लोगों के सामने आई है उसको भी हम देखेंगे। बाकी आवाज़ कम आ रही है अभी, एक मिनट, क्या अभी भी आवाज़ कम आ रही है? अगर आवाज़ सही आ रही हो तो एक बार बता दीजिए, जिससे कि सभी विषयों पर स्पष्ट चर्चा हो सके और स्पष्ट चीज़ें आ पाएँ और सभी लोगों तक उन बातों को पहुंचाया जा सके। क्या अभी भी आवाज़ स्लो है? ईयरफोन इस समय भी आवाज़ कम है क्या? चलिए तो शुरुआत करते हैं एक एक मुद्दों को लेकर के, और उन मुद्दों को लेकर के क्या हमारी राय है और क्या एक विचार है और किस तरह से सरकार की दिशा क्या है और अभी तक क्या चीज़ें हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था और वो था आंसर की को लेकर के। आंसर की को लेकर के मुद्दा चर्चा का विषय ये था कि लोगों का कहना था कि हमारी तरफ से उसमें पक्ष नहीं रखा गया या हम लोग उससे कहीं भाग करके चले आए। आज की तारीख पे जो डबल बेंच का जजमेंट है उसमें इस तथ्य को स्पष्ट तौर पर सरकार के द्वारा रखा गया कि जिन लोगों ने मत्स्येंद्र नाथ को ठीक उत्तर लगाया या उपभोग व्यय को ठीक उत्तर लगाया, क्या उनका पक्ष जाना गया, क्या उनकी बात को सुना गया, क्या उनकी बात को कोर्ट के सामने रखा गया? निश्चित तौर पर वहां पर नहीं रखा गया था। वही एक मजबूत ग्राउंड हमारे लिए बना इस पूरी चीज को जीत दिलाने का, और वो आज हमारे सामने है कि सरकार एक तरह से इस भर्ती में फिर से वापस लौट आई है, और सरकार अगर इस भर्ती में वापस लौटी है तो निश्चित तौर पर हम भी इस भर्ती में वापस लौट कर आए हैं। केवल सरकार ही नहीं, हम भी इस भर्ती में वापस आए हैं। अब इसमें लोगों के अलग अलग एलिगेशन थे, उन एलिगेशंस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि एलिगेशन पे जाने पे चीज़ें बढ़ेंगी, ट्रोलिंग और तमाम चीज़ों का नाम दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ट्रोलिंग कुछ और नहीं होती है। सच्चाई बनाम झूठ जो है, जो एक सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई होती है, उसी को ट्रोलिंग का नाम दिया जाता है। अब कोई आदमी सच्चाई को किस तरह से रखता है, उसका अपना सच हो सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है वह क्या है, वो हो सकता है आपके सच से भिन्न हो। अब बात आती है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर के। सरकार की मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन 12 जून को फाइल हो गई थी। कुछ लोगों ने इसको लेकर के ट्रोलिंग और तमाम तरह के काम किए। उन मुद्दों पे जाए बगैर सीधी चीज़ यही है कि जब निदेशालय को सूचना मिली थी कि जो एप्लीकेशन है वो फाइल हो चुकी है, तब तक एप्लीकेशन फाइल नहीं हुई थी, केवल सरकार की तरफ से सारे दस्तावेज गए थे। दस्तावेज जानना और फाइल होना ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, इसको स्पष्ट तौर पर समझना होगा। और अगर कोई भी बात वही है, अंत में आता यही है कि 4:30 पर फाइल हुई या 6:30 पे फाइल हुई, उन मुद्दों में ज़्यादा इशू बनाना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, आज की तारीख में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल हुई और सामने आ चुकी है,
रही बात डिफेक्ट की, डिफेक्ट को लेकर के अलग अलग तरह की राजनीति, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लोगों की अपनी मंशाएं हैं। अगर डिफेक्ट नहीं रहा होगा, अगर डिफेक्ट नहीं रहा होगा तो जब ये मैटर लिस्ट होगा, लिस्ट में आएगी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, तो उसमें डिफेक्ट के सेक्शन को खाली रखा जाएगा। यदि डिफेक्ट रहा होगा तो वैसी परिस्थिति में उस डिफेक्ट को वहां पर लिखा जाएगा। दोनों परिस्थितियां एकदम स्पष्ट और सामने होंगी। इसलिए इस चीज में हो हल्ला मचाना कि डिफेक्ट था या नहीं था, क्या था क्या नहीं, मैं मानता हूं बचकानी हरकत है। अगर डिफेक्ट था तो सरकार ने दूर कर लिया, अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, वो उसमें मैटर इतना करता नहीं है। अगर आप चाहें तो लड़ते भिड़ते रहें इसी मुद्दे पे कि डिफेक्ट था या नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में क्या चीज है। सबसे पहले आनंद कुमार यादव का केस, जो पूरी की पूरी भर्ती को लाने वाला केस है। इन दो भर्ती 68,500 और 69,000 का जनक है। ये आनंद कुमार यादव केस ही है जिसके वजह से आज 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 भर्ती हुई थी। उसमें जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, जो 2009, उसकी धारा 23 की उपधारा 1 एनसीटीई को पूरी स्वतंत्रता देती है कि वो जैसा चाहे उस तरह से किसी को भी एलिजिबल बना सकती है शिक्षक बनने के तौर पर प्राइमरी में। धारा 23 की उपधारा 1 ही है वह जिसके द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को एनसीटी ने 28 जून 2018 को इस भर्ती और पूरे प्राथमिक के लिए एलिजिबल किया है, ब्रिज कोर्स और तमाम चीज़ों को लेकर के। तो उसी धारा 23 की उपधारा 1 और धारा 2 के आधार पर शिक्षा मित्र बाहर हुए थे और 69,000 और 68,500 जैसी दो बड़ी भर्तियां हमारे सामने आई थीं। उसको आधार बनाया गया। उसके बाद भोला प्रसाद का वह ऑर्डर जिसमें 6 महीने में भर्ती करने की बात कही गई है, उसको ऑर्डर बनाया गया है। और ये जो 6 महीने में भर्ती करने की बात कही गई है भोला प्रसाद वाले ऑर्डर में, उसको लेकर के भी मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की जा चुकी है और कोर्ट में मैटर जल्द ही हो सकता है लिस्ट हो। एक तरह से कह सकते हैं कि वह केस, जिस केस के माध्यम से भर्ती होने की दिशा में तीव्रता से गति मिल सकती है, उसको लेकर के भी शिक्षा मित्र मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और लगभग एक बार कर भी चुके हैं। लिस्ट नहीं हुआ था मैटर, आगे उनका प्रयास है कि लिस्ट हो जाए ताकि इस मैटर में बदलाव कराया जा सके जिसके आधार पर ऑर्डर आ रहे हैं या डबल बेंच का ऑर्डर आया था। तो उसके लिए भी लोगों को सजग रहना होगा। ये एक ऐसी जानकारी है जो जरूरी है और सबको पता होना चाहिए। इसमें स्पष्ट तौर पर 37,339 पदों को होल्ड रखने का सरकार ने विरोध किया है, जो कि लाजमी है, क्योंकि अगर बात 40-45 की जाए तो शिक्षा मित्र 32,629 ही शेष बच रहे हैं। चूंकि टोटल 40-45 पे पास होने वाले शिक्षा मित्रों की संख्या 40,647 है और अगर 40,647 शिक्षा मित्र किसी भी स्तर पर कभी भी 40-45 के पक्ष में ऑर्डर सिंगल बेंच का लागू हो जाता तो हम सब जानते हैं कि जितने भी रणधीर बनते हैं कि वह इस भर्ती के पुरोधा हैं, इस भर्ती को निकाल के लेके जाएंगे, वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। मैं भी नहीं नजर आता, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि वो भी नजर नहीं आते। तो इस चीज को यहां पर स्पष्ट तौर पर सरकार ने आज अपना पक्ष रख दिया है। 40,647 पद एक बड़ा अमाउंट हो जाता है, एक बड़े लोग हो जाते हैं और बहुत संख्या हो जाती है। जो 69,000 में रिजर्वेशन से लेकर के हर चीज को समझते हैं उनको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि ये कितना महत्वपूर्ण और गंभीर इशू है अगर इसको लेकर के दाएं बाएं 1% भी होता है। उसके साथ ही साथ 40-45 और 60-65 की जो लड़ाई है वो केवल शिक्षा मित्र अकेले उनके लिए नहीं है। भर्ती 2 मानकों पर संभव नहीं है। 40-45 अगर होता है तो 2,15,506 बीएड और बीटीसी भी इसमें आएंगे, ये तय है। और अगर वो आएंगे तो फिर भर्ती की स्थिति क्या होगी। कह लीजिए कि 3.5 लाख से ज़्यादा लोग पास हो जाएंगे और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग अगर किसी भी परीक्षा में पास हो जा रहे हैं तो वो परीक्षा का औचित्य कुछ बचता नहीं है और ऐसी परिस्थिति को सरकार कोर्ट में रखने जा रही है। साथ ही साथ 2 भागों में भर्ती करने के भी पक्षधर नहीं है सरकार। इस चीज़ को सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है। रिजर्वेशन को लेकर के चीज़ें फाइनल नहीं हो पाएंगी, डिस्ट्रिक्ट कैसे देंगे ये चीजें, और साथ ही साथ और भी तमाम मुद्दे किस तरह से पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होगा, उसको लेकर के भी सरकार ने इस मॉडिफिकेशन अपील में अपने आप को रखा है, अपना पक्ष रखा है। साथ ही साथ 51,112 पद खाली हैं। तमाम लोग कह रहे थे कि इन पे सीधे शिक्षा मित्रों को भरने की बात की गई है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। उसको ठीक से अगर आप पढ़ेंगे तो करंट एक्सरसाइज की बात रखी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा तो करंट एक्सरसाइज, करंट
करंट एक्सरसाइज क्या है, भारांक का मुद्दा है और उनके उम्र की आयु सीमा में छूट है। अगर जो कि उन्हें दो ही भर्तियों में कॉन्जिक्यूटिव, जिसको सिमिलर और कॉन्जिक्यूटिव का अंतर रिजवान अंसारी को समझते समझते आज 2 साल हो गया और नहीं समझ पा रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव और सिमिलर में क्या अंतर है, क्रमागत और समान में क्या अंतर है, वो समझने में जो रिजवान अंसारी जी को समय लग रहा है, उसी चीज को यहाँ पर दोबारा एक बार की एक और कॉन्जिक्यूटिव में मौका देंगे अगर कोर्ट चाहेगा तो। वो भी किनको, इन 32,000 लोगों को। और ये सब फिर से क्या, अब जो लोग अभी 60-65 पर पास नहीं हो पाए वो 40-45 के ही मेंटलिटी के साथ फिर पेपर में उतरेंगे और दोबारा भी कट ऑफ हाई रहेगा। तो एक तरह से सरकार ने उनके लिए पर्याप्त प्रबंध कर दिया है। पद सीधे देने सरकार नहीं जा रही है। यही कहा है कि ATRE 2019 जब पूरा हो जाएगा उसके बाद की परिस्थिति में ही यदि कोर्ट कहेगा तो हम इस परिस्थिति को आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती है इस चीज को लेकर के कि मॉडिफिकेशन अपील में सरकार क्या पक्ष अपना रख सकती है, क्या चीजें हैं। देखिए, तुषार मेहता का ना होना, तुषार मेहता का जो हमारा 9 जून का ऑर्डर था, 9 जून को सुनवाई हुई थी, उसमें सॉलिसिटर जनरल नहीं पहुंचे थे। सॉलिसिटर जनरल रिवाइज में पहुंचने की एक सोच थी उनकी कि हम रिवाइज में पहुंच जाएंगे, लेकिन केस पहले ही टेकअप हो गया और उसमें सीधे बहस आ गई और ऐश्वर्या भाटी मैम उसको उतना डिफेंड नहीं कर पाई। साथ ही साथ 37-339 पे उन्होंने भी अपनी सहमति जता दी कि होल्ड कर दिए जाएं। तो एक ऐसा ऑर्डर हमारे लिए आ गया जिसने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधित कर दिया। लेकिन सरकार जब आज एक तैयारी के साथ जा रही है तो निश्चित तौर पर कुछ सकारात्मकता सामने नजर आ रही है। साथ ही साथ तमाम लोगों का कहना है कि 14 जुलाई की चीज को टारगेट किया जाए, लेकिन मेरे भाई इस मॉडिफिकेशन अपील के ऊपर भी हमारा काम अपनी दिशा में सकारात्मक तौर पर चल रहा है। सारी चीज़ों को लोग सीधे 14 जुलाई से जोड़ करके अकाउंट और याची और तमाम चीज़ों में पड़े हुए हैं। हमारा मानना है अगर मॉडिफिकेशन अपील सही तरह से पक्ष रख दिया गया, क्योंकि केस की मेरिट अभी तय नहीं हो पाई है, कोर्ट अभी नहीं समझ पाया है कि ऐसे शिक्षा मित्र नहीं है जो धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यहाँ पर काम कर रहे हों। आनंद कुमार यादव के बाद उन सबको हटा दिया गया है। ऐसे में ऐसा कोई भी शिक्षा मित्र हमारे पास नहीं है जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के तौर पर कार्य कर रहा हो, और अगर वह सहायक अध्यापक नहीं है, ऐसे में उसके पदों को रिजर्व करने के लिए सरकार गई है और कहेगी कि उनको रिजर्व करने की जरूरत या होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मौके की बात है तो वो इनको दोबारा अगर कोर्ट कहेगी तो हम उसको कर लेंगे। लोग अलग अलग तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर कोर्ट में इसको रखने के लिए निश्चित तौर पर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं, किन चीजों को उपलब्ध करा सकते हैं, वकीलों को कैसे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सकारात्मकता के साथ वो चीज सामने दिखाई देगी। क्योंकि कोर्ट में चीज़ों को किस तरह से रखा गया, अब तमाम लोगों का कहना हो सकता है कि हमारे एडवोकेट पहुंचते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। ये चीज़ बीएड लीगल टीम के लोगों ने भी स्वीकार की थी कि जब उनकी मैडम बोलने को शुरुआत की थी तो जज साहब ने सीधे सीधे कहा था कि पब्लिक रिस्पोंडेंट नहीं आएंगे, केवल स्टेट को अभी हमें सुनना है, स्टेट इसमें क्या पक्ष रखती है। जब सरकार का पक्ष ही सब कुछ है, आप एक बात समझिए स्पष्ट तौर पर, डबल बेंच की सेम परिस्थिति जो महाधिवक्ता के ना आने पर बनी हुई थी। डबल बेंच में बीएड लीगल टीम की तरफ से प्रशांत चंद्रा सर को किया गया था, जो सरकारी वकील थे, सरकार की तरफ से वकील थे सिंगल बेंच में। उन्होंने एजी के आने से पहले, एडवोकेट जनरल के आने से पहले, राघवेंद्र सर के आने से पहले भी बहस की थी, लेकिन उस पूरी बहस का कोई भी मतलब नहीं निकला और उन्हें फिर से अपने पक्ष को रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोर्ट पहले राज्य का पक्ष जानना चाहता है। पब्लिक रिस्पोंडेंट भर्ती नहीं कर रहे हैं, जो लोग ये याची बनाते घूम रहे हैं वो लोग भर्ती नहीं देंगे किसी को, सरकार भर्ती देगी। ऐसे में कोर्ट भी जानता है, हाई कोर्ट भी जानता था, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी तरह से जानता है कि सरकार का क्या पक्ष है और वह पक्ष किस महत्ता से क्या महत्व का है, वह सभी को आज समझना होगा। आरोप प्रत्यारोप में आप 50 लाख का वकील खड़ा कर दीजिए, आप 1 करोड़ का वकील खड़ा कर दीजिए। अगर जज ने कह दिया कि पब्लिक रिस्पोंडेंट नहीं और म्यूट कर दिया एक बार, तो बोलते रहिए। आप 50 लाख का क्या, कितने भी करोड़ों का वकील खड़ा कर लीजिए, कुछ नहीं होने जा रहा है। तमाम लोग अलग अलग तरह के एलिगेशंस लगाते रहेंगे, वो पुरानी आदत है, उससे कभी भी उभर नहीं पाएंगे। तो उनके उभरने के
हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो उससे उभर के बाहर आएँ और फिर उसके बाद काम हम करें। वो नहीं उभर सकते क्योंकि हमको बीमार से लड़ना ही नहीं है, जो बीमारी है उससे लड़ना है। और बीमारी की काट हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर काम लगातार जारी है। बीमार बोलता रहेगा, अपना काम करना है हमें और लगातार करना है। अब बात यह आती है कि शिक्षा मित्र किस दिशा में काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक समझ में आ रहा है, जांच भर्ती के ऊपर बैठ चुकी है, एसटीएफ काम कर रही है और शिक्षा मित्र पूरा प्रयास करेगा इस मुद्दे को डाइवर्ट करने का कि जब सीबीआई जांच या तो इसमें लगाई जाए या एसटीएफ जो जांच कर रही है, ऐसे में सरकार को क्या जल्दबाजी है जो भर्ती करने चल दी है। जरूर सरकार की कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को वो रखने जा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इन सब तमाम चीज़ों को जो हमारे पास इनपुट मिल रहा है उसको सरकार तक ससमय पहुंचाते रहे, जिससे कि इनके ऊपर भी सरकार की पर्याप्त तैयारी हो पाए। और सरकार की वह पर्याप्त तैयारी ही, क्योंकि देखिए स्टेट के साथ एक दिक्कत होती है, कोई भी आदमी पिटिशनर है, याची, वो बियॉन्ड द लॉ जा सकता है। बियॉन्ड द लॉ जाने का मतलब क्या हुआ, वो अनर्गल चीज़ों के ऊपर हो हल्ला कर सकता है कोर्ट में कि ये होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, सीबीआई और ये एसटीएफ और फलाना चीज़ें। सरकार को बियॉन्ड द लॉ जाने की एक परमिशन ही नहीं है, वो एक जो भी लॉ है उसके अंदर ही काम कर सकती है। इसीलिए दिक्कत आती है कि जब भी सरकार के ऊपर किसी काम को लेकर के एलिगेशन लगते हैं तो वो 2 वीक का 4 वीक का टाइम मांगती है, क्योंकि सरकार को जो जवाब दाखिल करना है वो एज पर लॉ और एज पर रूल होना चाहिए। अगर आज की तारीख में शिक्षा मित्र कोर्ट में सीबीआई और एसटीएफ को लेकर के मुद्दा रखेंगे और सरकार वहां पर शांत होगी, एक तरह से सरकार के अधिवक्ता शांत होंगे, तो निश्चित तौर पर भर्ती की दशा और दिशा तय होने में अभी बहुत समय लगेगा और अंतिम स्थिति आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में हमारा प्रयास है और टीमों से भी निवेदन है, उनके जहाँ जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक इस बात को पहुँचाएं कि वर्तमान की ज़रूरत है सरकार इन मुद्दों को लेकर के तैयार हो, कोर्ट में केवल वीक का समय लेकर के ना भागे, ताकि किसी भी तरह की समस्याएं हम सबके सामने फिर से उपस्थित हों, फिर से हमें दिक्कत पैदा हो पाए। इस चीज़ को हमें अच्छी तरह से समझना होगा और हर उस आदमी को जिस भर्ती में लगा हुआ है, चयनित है और चाहता है कि नौकरी उसको मिल जाए, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप लगा लेने से भर्ती यदि हो जाती तो मुझे लगता है कि डबल बेंच में बहुत पहले भर्ती हो चुकी होती। डबल बेंच से पहले भी केवल हम आप बैठ लेते, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते और कहते कि अब भर्ती की दिशा और दशा तय होना शुरू हो चुकी है। मैं इसके साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर भी उन लोगों को भी कहूँगा जो लोग सुझावदात्री संस्थाएं बने बैठे हैं, और वो सुझावदात्री संस्थाएं जो कब आई, वो फ्रेम में आती हैं 6 मई 2020 के बाद, जब डबल बेंच से ऑर्डर 60-65 के पक्ष में आ गया। उससे पहले वे कहाँ थीं, उससे पहले उनका सुझाव कहाँ था, उससे पहले वकीलों को लेकर के उनकी राय क्या थी, ये तमाम चीज़ें उनकी नहीं स्पष्ट थीं। एक को मैं देख रहा था लाइव आकर के, उन्होंने लंबा सेशन लिया था और उसमें वो बता रहे थे, जब वो शुरुआत के 2-1 मिनट होते हैं तब वो बताते हैं कि भैया क्या कहते हैं, किसी भी तौर पर 60-65 के विरुद्ध फैसला नहीं आ सकता, ऐसा उनका कहना था। ठीक, अच्छी बात है। 13वें मिनट में वो कहते हैं कहीं 40-45 आ जाए तो, अरे भाई एक बात बताओ, तय करो तुम इधर हो या उधर हो। जब 60-65 नहीं आ सकता इसका तुमने दावा कर दिया, तो 40-45 आ जाए तो जैसा डराने की जरूरत नहीं है, सुझाव देना है एक मुद्दे पर दें। कुछ लोग हैं वो मतलब अब 67,867 चयनित सूची है, उसको बचाना है। आज की तारीख में वो उन लोगों के लिए कोर्ट के ऑर्डर खोज के दे रहे हैं जो भर्ती रद्द कराने वाले हैं, अपनी फेसबुक वाल पे लगा रहे हैं कि भाई ये एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर से जांच में और वो आ जाएगा, मतलब तेजी आएगी और कोर्ट दे देगी। तो तय करो यार मेरे भाई कि तुम हो किस तरफ। और अगर मेन मुद्दा यही है, इन लोगों से दूरी हम इसी वजह से रखे हुए हैं क्योंकि अगर इनके साथ जाएं, क्योंकि इनका खुद का तो पक्ष तय नहीं है, इनको कहाँ जाना है, किधर जाना है। तमाम लोग, आपको याद होगा जब 1,46,060 लोग पास हुए तब कितने ही लोग आए, वही लोग जो आज नई नई टीमें गठित करके बैठे हुए हैं, उन्हीं का कहना था कि हम 10% पर लड़ेंगे, हम
एमआरसी पर लड़ेंगे, हम इस पर लड़ेंगे, हम उस पर लड़ेंगे। आपको याद होगा उस दिन भी हमारा पक्ष यही था कि हम केवल और केवल 90-97 पे लड़ेंगे, बाकी चीज़ों को हमें नहीं छूना है, बाकी चीज़ें जो जो छूना चाहे वो छू ले। आज वो 67-867 के अंदर चयनित हैं तो उनका पक्ष बदल गया। तय करिए आपको लाइन के किस तरफ खड़ा होना है। आप ऐसे कल को सरकार ने कुछ गड़बड़ कर दिया या कुछ गड़बड़ हो गया, आप फिर लाइन बदल लेंगे। आपकी लाइन ही नहीं तय हो पा रही है, आपकी लाइन इतनी कमज़ोर है कि आप पूरी तरह से हट जाते हैं। जरा सी देर में आपका फैसला, आप कभी ओवरलैपिंग के ऊपर केस करते हैं और कभी आप 60-65 की बात करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों चीज़ों में नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। बात यह है कि यदि केवल स्वार्थ सब कुछ है, यदि स्वार्थ ही सब कुछ है, तो फिर आप स्पष्ट तौर पर लिखिए कि मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मैं अपने ही पक्ष का हूं और मैं जहां पर मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा मैं वहां खड़ा होऊंगा। और उसके बाद आप फिर कुछ भी करिए, चाहे जहां जो करना हो। तय लोगों को गुमराह मत करिए। गुमराह करना बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि गुमराह करने से लोग निश्चित तौर पर आपके पक्ष में आ सकते हैं, आपके समर्थन में आ सकते हैं। कल को आप भाग लेंगे क्योंकि आपका तो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा होगा और वो बेचारे आपके पीछे खड़े रह जाएंगे। और नेता भाग गया तो जनता की तो कुटाई होती है, ये इतिहास गवाह है। और धरने प्रदर्शन में भी हम देख चुके हैं, कई चीज़ें ऐसी हुई थी। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर काम सही से करिए, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत एक तरह से मतलब इम्पॉर्टेंट है ये कि लाइन तय करना। एक लाइन बनाइए और उसको फॉलो करिए। कुछ लोग ट्रोलिंग को लेकर के बड़ा दिक्कत में रहते हैं कि भैया ट्रोलिंग हो रही है उनकी। देखिए ट्रोलिंग कुछ नहीं है, सच्चाई बनाम झूठ ही ट्रोलिंग है। ट्रोलिंग अगर सच्चाई बनाम झूठ पे हो रही है तो मैं उसे सकारात्मक कहूँगा। झूठ पहुँचाना सबसे बड़ा जहर देना है समाज को। और कोई भी यदि झूठ पहुँचाया जा रहा है किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ सच को खड़ा होना चाहिए और हर बार खड़ा होना चाहिए। फिर उसे आप ट्रोलिंग का नाम दें या जो चाहें वह नाम दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है पूरी तरह से। कुछ लोग जमीनी संघर्ष को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते और मुझसे पर्सनल कह रहे थे कि तुम यार घर पर बैठ करके ये कर रहे हो, जमीनी संघर्ष करो। देखो मेरे भाई, सॉलिसिटर जनरल अभी पक्ष रखेंगे सरकार का। सरकार किस दिशा में जाती है किसी को नहीं पता है, क्या होता है कोर्ट से किसी को नहीं पता है। फिर से SCRT पर धरने की आवश्यकता पड़ सकती है इस भर्ती में आने वाले निकट 6 महीनों के अंदर। ये बात स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ। और धरने की जब बात आएगी तो इतिहास, भूगोल जो भी उठा पाओ उठा के देख लेना। जमीनी संघर्ष की जो ज्ञान है वो हमको तो देना आप कम से कम भूल जाएंगे, और लोगों को फिर आप इसे मुफ्त ज्ञान को बांटिए, मुझे ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद। क्योंकि बात जब आती है ना कि टकराव की, तो टकराव पे लोग भाग जाते हैं। ये मेरे पास उदाहरण SCRT के धरनों के हैं। तमाम लोग उस टकराव में जब पुलिस लाठियां लेके खड़ी थी, आंसू गैस के गोले थे और सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और भरने ले जा रहे थे, तब लोग कैसे पीछे दुबक दुबक के बैठे थे और पन्नी ऊपर डाल के, बरसात भी बंद हो गई थी तब भी पन्नी ऊपर डाले थे। उन लोगों के फोटो आज भी हमारे पास हैं। मैं नहीं चाहता उन फोटो को सामने लाया जाए, क्योंकि अगर उन फोटोज को सामने लाया जाएगा तो आपकी जमीनी संघर्ष की, आपकी लाठी के डर की, आपकी आंसू गैस के गोले की डर की कहानियां लिख जाएंगी और उन कहानियों की तरफ ना जाया जाए। मुझे यही सबसे सकारात्मक और सही लगता है। दूसरा ये मुद्दा कि टारगेट, भाई टारगेट किसी को नहीं करना है। जब तक आप नहीं करेंगे हम शांत रहेंगे। जिस दिन टारगेट कर दीजिएगा उस दिन दिक्कत पैदा होगी निश्चित तौर पर। लोगों में भ्रम फैलाना बंद करिए। सबसे सकारात्मक और सही चीज़ है सही सूचनाओं को पहुंचाना। और हमारी तरफ से आज यही है कि हम मॉडिफिकेशन अपील में जितना सकारात्मक सरकार के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन अपील पहले है, 14 जुलाई बाद में है। याची लाभ को लेकर के पैसे का जोड़ना, उनको लेकर के अकाउंटों का जारी करना, ये सब काम अभी हम इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हमको लगता है कि शायद मॉडिफिकेशन अपील में भी दिशा और दशा तय हो पाएगी। नहीं होगा तब आगे का विकल्प वही बचा है और हम उसी पर काम करेंगे। लेकिन बात यह है ना कि अभी जो सीढ़ी है, हम
नहीं, हम मॉडिफिकेशन अपील को पूरी तरह से खारिज नहीं मान सकते। लोग जो 14 जुलाई की सीधी प्लानिंग कर रहे हैं, अकाउंट उनको जारी करना है, वो लोग सीधे 14 जुलाई को सब कुछ माने बैठे हैं। और ये दिक्कत है उनके साथ कि वो 9 जून के बाद सरकार को जीरो समझ बैठे हैं। हम आज भी मानते हैं कि अगर सब कुछ सकारात्मक हो गया तो जून में भर्ती की दिशा दशा तय हो पाएगी, 67,867 की दशा दिशा तय हो पाएगी। बाकी और तमाम मुद्दे अलग अलग हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं, उनका जवाब मैं आगे 10 मिनट के अंदर देने की कोशिश करूंगा। और जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। यदि किसी भी चीज़ को लेकर के दिक्कत रह रही हो, बातें हों, क्योंकि आपके कमेंट किसी कारण से शायद ना आ पा रहे हों, और भी यदि कोई भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई है, भैया देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर के सोमवार से लेकर के और 19 जून के बीच में यदि अर्जेंसी के तौर पर, रिक्वेस्ट के तौर पर केस को उठाया गया तो सोमवार को संभव है, जो मुश्किल ही है। उसी के बाद जब भी यू ललित साहब आएंगे तभी केस को लिस्ट कराएगी सरकार की, प्रयास यही है। बाकी किसी और दिन हो जाए तो वह किसी के भी हाथ में है नहीं। डिफेक्ट को लेकर के लोगों का है कि डिफेक्ट दूर करवा दे। भैया देखिए, डिफेक्ट को लेकर के यह है कि सरकार डिफेक्ट को दूर करवाएगी, क्योंकि अपील उसी ने फाइल की मॉडिफिकेशन की, तो उसी के हाथ में सब कुछ। प्रयास हमारा है कि डिफेक्ट क्या थे और क्या चीज़ें थी और उनको दूर कर लिया गया है अभी तक या नहीं, इसको जानकारी आज शाम तक हमारे पास उपलब्ध होगी। डिफेक्ट भी बता देंगे क्या डिफेक्ट था, यदि नहीं था, यदि डिफेक्ट स्यूडो डिफेक्ट था, केवल लगा था और उसको क्लियर कर दिया गया है तो वो स्यूडो डिफेक्ट भी हो सकता है, तो वो स्यूडो डिफेक्ट दूर किया गया है, वो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आज शाम तक का इंतजार करिए। चयन सूची पर भी केस किया है किसी ने। हाँ, चयन सूची क्या, देखिए 1,46,060 लोग पास हुए, हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए, क्योंकि देखिए जो 90-97 पे पास नहीं हुआ या रह गया, जैसे भी स्थिति में आज की तारीख में वो एक अलग कैटेगरी बन गई, फिर हर एक स्तर पर लोग छटते जा रहे हैं, तो हर चीज़ पर केस होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनके ऊपर काम होता रहेगा। जी भाई अमन भाई बिल्कुल 40,000 लेके रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं बढ़ गया है, बढ़ भले गया है, हम राउंड ऑफ की बात करते हैं। पंखा चला लो, अरे प्रांजल भाई पंखा से आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही है, पंखा एसी ये सब अब थोड़े समय बाद चला लेंगे, जो कुछ चलना होगा। बाकी और किसी के भी मन में कोई भी चीज़ है यदि, तो उसको बता दीजिए। EWS केस का क्या मैटर है, भैया सरकार से जवाब मांगा गया है, सरकार उसको लेकर के जवाब देगी। 51,112 सीट ऐड होंगी क्या, मैडम ऐड नहीं होंगी, वो सरकार ने स्पष्ट तौर पर लिखा है ATRE 2019 के बाद उसके ऊपर काम हम करेंगे और उस भर्ती को करेंगे, तो वो भर्ती आने वाली है, अभी नहीं। 6 महीने में धरने की ज़रूरत क्यों, भैया देखिए हम सारी चीज़ों को सकारात्मक नहीं मान सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आगे के भविष्य के लिए मैं बता रहा हूं कि कुछ भी करना पड़ सकता है और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मैं केवल इस चीज़ को कह रहा हूं। भाई मॉडिफिकेशन में BTC लीगल टीम अपना वकील उतारेगी या नहीं, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार को भी सही से सुनने का समय आया है, तो पहले सरकार अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगी और जो रखा भी जाएगा, क्योंकि अब अपील लेके सरकार पहुंची है तो सरकार को पहले सुना जाएगा, और जब सरकार को पहले सुना जाएगा उसके बाद जज जिसे जिसे परमिशन देंगे उस हिसाब से काम आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चयनित सूची पे एक केस हुआ है 16 को, जी हाँ ललित भाई बिल्कुल हुआ है, और कोशिश है कि चीज़ें सकारात्मक उसमें भी हों। आइए, और तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरह की बातें हैं, वो काम समय रहते जैसा भी होगा वो होता रहेगा। बाकी और भी SM कितने पास हैं भैया, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं, 8,018 तो आपको पता ही है, और अगर 40-45 हो जाता है जैसा सरकार ने कहा है, 40,647 पास हैं उस पर। एप्लीकेशन में भारांक का जिक्र नहीं है, भैया बताओ। भारांक को लेकर के जिक्र सरकार का अपना रूल है, सरकार की अपनी रूलिंग है,
अपने लॉज में है तो सरकार अपनी रूलिंग को चैलेंज नहीं करेगी, ये निश्चित तौर पर समझना चाहिए हर व्यक्ति को। एक सवाल, अगर ऐसे सरकार को राहत दे दी गई तो क्या सरकार इस बार पहली काउंसलिंग वालों को तुरंत नियुक्ति पद देगी या दूसरी काउंसलिंग के बाद देगी? भैया अभी कुछ तय नहीं है कि पहली, दूसरी, तीसरी काउंसलिंग और तमाम चीज़ों को, पर मुझे ये पता है अगर परमिशन मिल गई तो उस रफ्तार से भर्ती बढ़ेगी जिस हिसाब से अभी तक नहीं बढ़ी थी। हाँ प्रांजल भाई, बिल्कुल निश्चित तौर पर सकारात्मक होगा सब। एमआरसी, सीपी सोनी भाई बताइए क्या है एमआरसी को लेके? अभिषेक माथुर भाई कह रहे हैं कि टीमों का एक साथ ना आना चयनितों का अहित हो रहा है, काश टीमें साथ होती तो बेहतर होती, भर्ती पर सकारात्मक असर होता और आर्थिक सहयोग का भी सदुपयोग अच्छे से हो पाए शायद। अभिषेक भाई, टीमें बनना सबसे पहली चीज़ है ना कि टीमें बनी क्यों अलग, और वो अलग बनी वो इतिहास है, उसने बहुत कुछ चीज़ों को सिखाया, हर व्यक्ति को सिखाया, और शर्तों पर कभी भी मोहब्बत नहीं होती, ये आपको भी पता है। जहाँ शर्तें हैं वहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, और जब शर्तें आ जाएंगी तो सकारात्मक और नकारात्मक के बीच का एक रास्ता होता है, और वह है अपने मस्तिष्क का सकारात्मक रास्ता, और उस तरफ हम निश्चित तौर पर बढ़े हैं। क्या एससी में राहत मिलेगी तो भर्ती पूर्ण हो जाएगी जून में? भैया निश्चित तौर पर हो जाएगी। 17 बैच के भाई, गुलाम भाई देखिए, हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी है और वह सभी के लिए समान तौर पर कष्टदायी है। किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। बेरोजगारी जैसे जैसे समाप्त हो, 69,000 जल्दी से पूरी हो, 51,000 पदों पर भर्ती आए, सब कुछ सकारात्मक होता चला जाएगा, मुझे यही लगता है। कितने एसएम सहायक अध्यापक के पद पर हैं? भैया शून्य। आनंद कुमार यादव धारा 23 की उपधारा 1 एनसीटी के अनुसार पूरी तरह से शून्य है। डेट कब लगने वाली? भैया बहुत जल्दी लग जाएगी। यू ललित 15, 17, 19 को ही बैठेंगे। जी भैया यही प्रयास है, उन्हीं दिनों में लगे, कोशिश तो यही होगी सरकार की। जाति निवास 19 का चलेगा, भर्ती तो होए दियो भैया, सारे चलेंगे। 68,500 में जितने पास हैं। किसी और का रिप्लाई? और कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए। जनरल और ओबीसी एसएम का डेटा 45% पे ना देके अलग क्यों दिया जा रहा है ओबीसी एसएम का? भैया क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर जो था 21 तारीख वाला, उसमें रिजर्व अनरिजर्व को अलग अलग करते हुए 40 और 45 की बात की गई है। जैसा कोर्ट ने मांगा है, जो फाइल 6 जुलाई 2020 को करना था सरकार को, सरकार ने उसी का जवाब एक तरह से दाखिल किया है। अभी उसका हाफ एक तरह से जवाब दाखिल किया है। पूरा 6 जुलाई 2020 तक पूरी लिबर्टी है सरकार के पास, तब तक करेगी। तो वो जो कोर्ट है उसी के निर्देशन में है कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही 40% और 45% के हिसाब से हुआ है। आंसर की और तमाम चीज़, देखिए आंसर की को लेकर के हमारा पक्ष यही है कि सरकार उस पर सकारात्मक कार्य कर रही है, और जब तक जिसने मशीनात लगाया है, उसने किस किताब से पढ़ा है, उसकी बात को नहीं सुना जाएगा, तो वो कहीं से ले आए ऑर्डर, वो कानून की दृष्टि से शून्य ही रहेगा, ये निश्चित है। सेकंड काउंसलिंग होगी क्या? भैया देखिए समय के साथ सब चीज़ें स्पष्ट होंगी, समय के साथ सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी, और उससे पहले अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार निश्चित तौर पर शेष सीटों को भरेगी, ये मुझे लगता है, और मंत्री जी का भी इसको लेकर के बयान था। एनओसी पर क्यों नहीं बोल रहे आप? एनओसी पर मैम, एनओसी को लेकर के कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है काउंसलिंग के लिए, सरकार उसमें आगे तैयारी में है आगे जाने की, और सरकार अगर उसमें आगे जाने की तैयारी में है तो मुझे लगता है कि सरकार से सकारात्मक काम उन मुद्दों पर जो सरकार की कानून के अंदर आते हैं कोई और नहीं कर सकता, जिससे हम सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हो रहे हैं। गोविंद भाई बता दीजिए आपका कमेंट क्या है, मैं पढ़ लूँगा।
काउंसलिंग करा चुके हैं, डॉक्यूमेंट कोई सूचना दो। भैया आराम से आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे हुए हैं बीएसए ऑफिस में। नौकरी लगने के बाद भी बीएसए ऑफिस में जाने हैं। जो आपको आज डर हो कि कुछ हो जाएगा उनके साथ, नौकरी जब लग जाएगी तब भी वहीं जाएंगे और तुरंत तो मिल नहीं जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद 3, 4, 5, 6 महीने के बाद ही निकलवा पाएंगे आप। तो वहाँ आराम से रखें, चिंता ना करिए, कुछ नहीं होने जा रहा है उनका। जहाँ भी रखें बहुत सुरक्षित रखें। आपके पास आपका पर्चा होना चाहिए जिसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट आपको आपने दिए हैं उनके लिए। SCRT पर खिचड़ी खिलाना, जी भैया SCRT और खिचड़ी सारी चीज़ें याद हैं, लोग भूल जाते हैं तो याद दिलाना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, 29 मई 2019 के बाद तमाम लोग नेपथ्य में चले गए, पर्दे के पीछे रह करके खेल खेला उन्होंने, और आज वो फ्रंट पर आकर के अपने आप को रहनुमा, अपने आप को तमाम तरह से कुछ इन केन चीज़ों को साबित करने में लगे हुए हैं। और उससे पहले भी नहीं थे वो कहीं पे भी। तो दर्द तो होता है थोड़ा बहुत कि भाई दुख होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना निर्मम लोग नहीं हो सकते कि वो मेहनत को और दिखावे को ना समझें, वो ना देखें कि सच्चाई और झूठ क्या है, वो ये ना देखें कि नाम और काम में क्या अंतर होता है। मुझे ये लगता है भाई अब कितना संघर्ष बचा है, बहुत किनारे पर खड़े हैं और एक धक्का लगेगा और अंदर हो जाएंगे पूरी तरह से हम भर्ती के। भाई सर्टिफिकेट नंबर की जगह सीरियल नंबर भर गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। शोम भाई आप ये बात मुझसे कई बार पूछ चुके हैं, आपको उत्तर वही मिला है, मेरिट जिन चीज़ों से प्रभावित नहीं होगी उन चीज़ों पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कोई भी प्रश्न शेष हो पूछ लीजिए कहीं से भी। बाकी इतिहास से हमने जो सीखा है हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। ये चीज़ निश्चित तौर पर सकारात्मकता से समझ लीजिए। और हमारे काम, हमारा उद्देश्य अभी सरकार के मॉडिफिकेशन पर सही तरह से चीज़ें आगे बढ़े यही है। आवंटन सूची को रक्षा करें। आवंटन सूची भैया प्रयास सभी का है कि आवंटन सूची बची रहे, बाकी जो होगा वो समय सिखाएगा ही सिखाएगा। बाकी कोई भी प्रश्न, मुझे लगता है लगभग वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर सभी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। वीडियो को देखिए, लोगों तक पहुंचाइए क्या चीज़ें हैं वर्तमान में, कोर्ट में क्या है, डिफेक्ट को लेकर के हो रही राजनीति में। मैं यही कहूँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई लोग, मेरे सभी लोग, डिफेक्ट अगर सरकार का होगा वो स्यूडो डिफेक्ट रहा होगा तो बता दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिफेक्ट रहा होगा तो वो दूर कर लिया गया होगा, उसको राजनीति और तमाम चीज़ों के घेरे से बाहर निकालिए, बहुत अच्छा रहेगा। BTC लीगल टीम कब फंडिंग की डिमांड करी? भैया जब हमें 14 जुलाई के लिए तैयारी करनी होगी उस दिन हम काम करेंगे इस पर। जी गोपाला वेणु अय्यर भैया 60-65 निश्चित तौर पर आएगा, उम्मीद है यही। बाकी और मुझे लगता है लगभग सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है। मिलते हैं जल्द ही कुछ अच्छी अपडेट के साथ और अच्छी सूचना के साथ। कोशिश यही है सकारात्मक हो सब कुछ, भड़काने वाले भड़काते रहेंगे, सत्य और झूठ और दिखावा उनके बीच आप जिस दिन अंतर करते रहेंगे सब चीज़ें सही चलती रहेंगी। ट्रैप में फंसेंगे, बरगलाने में फंसेंगे, चीज़ें कुछ दिन के लिए डिरेल होती आपको दिखेंगी, फिर आपको लगेगा कि सच्चाई क्या है, वापस आएंगे, फिर सब कुछ सकारात्मक और सही दिशा में मिलेगा आपको। ये चीज़ 100% और अंतिम समय तक ऐसी ही बनी रहेगी और निश्चित तौर पर। बाकी जुड़ने के लिए धन्यवाद और निश्चित ही सब कुछ सकारात्मक होगा ऐसी मेरी उम्मीद है।